तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंडरी एक्टर की जो सिर्फ लेजेंडरी एक्टर ही ना होकर लेजेंडरी इंसान भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, लोग उनके एक्टिंग को देखकर खुद रो पड़ते थे और उन्हें ये नाम भी दे दिया ट्रेजेडी किंग। इतना ही नहीं दोस्तों, लोग कहते हैं कि वो एक ऐसा एक्टर है जो सिर्फ एक्टर ही ना होकर एक एक्टिंग की संस्था रह चुका है। मैं रह चुका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेजेंडरी दिलीप कुमार साहब की बात हो रही है। वो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे सर। तो सर के बारे में आज आपको 9 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो शायद ही आपने कहीं से सुने होंगे, कहीं पर देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दिलीप कुमार साहब जब कॉलेज में थे, गुरु नानक खालसा कॉलेज में, तो एक्टर नहीं बल्कि फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे क्योंकि वो फुटबॉल में बहुत ही चैंपियन रह चुके थे। लेकिन उनके पिताजी को कुछ और ही मंजूर था। पिताजी को लगता था कि मेरा बेटा चेस अच्छा खेल लेता है, वो खेल भी लेते थे, लेकिन उनको लगता था कि मैं फुटबॉल अच्छा खेल सकता हूँ, फुटबॉल में ही मुझे करियर बनाना है। आज अगर वो एक्टर ना होते तो फुटबॉल प्लेयर होते। फैक्ट नंबर 2, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। अब कैसे? वो जब कॉलेज जाते थे गुरु नानक खालसा कॉलेज में, तो वो साथ में ही जाते थे। और एक बात मजेदार ये है कि राज कपूर साहब ने ही दिलीप कुमार साहब का मनोबल बढ़ाया था, कहा था कि तू एक दिन स्टार बनेगा, और आज साबित भी वही हो गया। फैक्ट नंबर 3, एक दिन ऐसा आया जब दिलीप कुमार साहब का अपने पिताजी के साथ आर्गुमेंट की वजह से छोटा मोटा झगड़ा हो गया, तो वो 18 साल की उम्र में घर से भाग चले गए क्योंकि जो करना चाहते थे उसमें रुकावट आते थे उनके पिताजी। जी हाँ, जब उन्होंने सोचा कि फुटबॉल प्लेयर बनूं, पापा ने कहा चेस प्लेयर बनो। जब उन्होंने सोचा कि एक्टर बनता हो, तो कुछ और ही सोचा था। पापा ने कहा था कि सिविल इंजीनियर बनो या फिर कुछ और बनो। तो इसलिए वहां पर पापा हमेशा रुकावट बनते थे, इसलिए वो भाग कर गए पुणे, और पुणे में जाकर एक पारसी कैफे के यहाँ सैंडविच का स्टॉल खोल लिया। और उस सैंडविच के स्टॉल से उन्होंने उस जमाने में 5,000 से भी ज्यादा रकम कमा ली थी। काफी कमाते थे। ओके। फैक्ट नंबर 4, अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही दिलीप साहब को भाषा पर बहुत पकड़ थी। वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते थे। जब वो एक्टर बने तो बहुत सारे लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन उससे पहले उनका तो जन्म पेशावर यानी पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, तो उनको उर्दू की अच्छी पकड़ थी। तो इसी की वजह से उनको एक अगला मौका मिला। जरा सुन लीजिए, पहले ये सुन लीजिए कि उनकी भाषा कौन सी उनको आती थी एज एन एक्टर बनने के बाद। तो वो थी मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, हिंदी तो आती है, और साथ में इंग्लिश और अरेबियन, और इतना ही नहीं बल्कि भोजपुरी पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। और तो और वो पर्शियन भी अच्छी तरीके से बोल लेते थे। नंबर 5, जब वो पुणे में मिलिट्री क्लब के पास सैंडविच बेचा करते थे, तो उनको नोटिस किया उनके मुंबई के फ्रेंड डॉक्टर मसानी ने, और नोटिस करके उन्होंने सोचा कि यार ये सैंडविच बेचने का काम कर रहा है। तो डॉक्टर मसानी को ये जरूर पता था कि दिलीप साहब को उर्दू बहुत अच्छी आती है, तो उन्होंने काम किया, उनको बॉम्बे टॉकीज लेके गया और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी जी को मिला दिया। जब देविका रानी ने उनका ऑडिशन लिया उर्दू के लिए, तो वो बहुत ही पक्के तरीके से बोल लेते थे, तो इसलिए उनको जॉब मिला। 1250 रुपए उनको पर मंथ मिलते थे, और उनको जॉब मिला स्क्रिप्ट राइटर का। जी हाँ, बॉलीवुड में आए थे एज अ स्क्रिप्ट राइटर। तो उस समय मिलने वाले 1250 रुपए उनको ज्यादा लग रहे थे दिलीप साहब को। तो उन्होंने कहा कि ये जो कमाई है मेरी ईयरली मिलेगी या फिर मंथली। तो जब उनको पता चला कि ये मेरी मंथली कमाई है, तो बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उस समय ये जो अमाउंट है बहुत बड़ा था। नंबर 6, जब 1942 में एज ए स्क्रिप्ट राइटर उनको हायर किया गया था देविका रानी ने, तो देविका रानी ने नोटिस किया कि बंदे में कुछ पोटेंशियल, बात जरूर है, हैंडसम भी दिखता है और उर्दू भी अच्छी है, तो क्यों ना इसे हीरो बना दिया जाए। तो हीरो बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिंग चेक करनी या फिर एक्टिंग सिखानी जरूरी होती है। तो 1943 में किस्मत मूवी रिलीज हुई थी अशोक कुमार साहब की, तब वो सुपरस्टार बन गए थे और उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी। तो जब अशोक कुमार और दिलीप कुमार आपस में मिले, तब अशोक कुमार को दिलीप कुमार साहब अशोक भैया यानी बड़े भैया कहकर पुकारते थे। तो अशोक कुमार ने भी दिलीप कुमार साहब को बहुत ही अच्छी टिप दी थी एज एन एक्टर। उन्होंने कहा था कि एक्टिंग एक ऐसी कला है जो एक्ट करके नहीं दिखानी, मतलब एक्टिंग इज नॉट ऑल अबाउट एक्टिंग, मतलब एक्टिंग नहीं करना है, मतलब जो एक्टिंग करते हो उसको रियल तरीके से प्रेजेंट करो कि लोगों को रियल लगे। फैक्ट नंबर 7, जब दिलीप कुमार साहब 1942 में बॉम्बे टॉकीज में आए थे, तो उनका नाम दिलीप कुमार नहीं बल्कि यूसुफ खान था, मोहम्मद यूसुफ खान। तो उनका नाम चेंज इसलिए हुआ क्योंकि 1944 में देविका रानी को लगा कि इसको लेकर अभी मैं फिल्म बना ही डालूंगी। तो 1944 में उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा उनको मिली। ज्वार भाटा में उनका नाम यूसुफ खान सूट नहीं कर रहा था, और वो नाम एक्चुअली उनको भी पसंद नहीं था। तो देविका रानी ने सलाह दी कि ये नाम तुम चेंज कर लो। तो डायरेक्टर ज्वार भाटा के कौन थे? अमिया चक्रवर्ती। उन्होंने भी सलाह दी कि तुम दिलीप कुमार ये नाम रखो। उससे पहले उनको 3 ऑप्शन दिए थे देविका रानी ने, एक जहांगीर, दूसरा दिलीप कुमार और तीसरा वासुदेव। ये 3 नामों के बीच से उन्होंने दिलीप कुमार ये नाम अपने लिए चुना और बन गए यूसुफ खान से दिलीप कुमार। नंबर 8, उनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। ट्रेजेडी किंग क्यों?
तो इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि 1950 से लेकर 1960 तक उन्होंने सिर्फ रोने धोने वाली फिल्में बनाई थी। मतलब जो भी शख्स उनकी ये फिल्में देखता लिटरली रो पड़ता, इतनी एक्टिंग से वो प्रभावित करते थे अपनी। ओके, तो रोने धोने वाली फिल्में थी, इसलिए ट्रेजेडी मतलब दुख, तो वो लोगों को दुखी कर देते थे, इसलिए उनको ट्रेजेडी किंग ये नाम दिया गया। लेकिन इससे वो खुश ना होकर दुखी हो गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि मैं लोगों को ऐसे रोल्स दे रहा हूँ। इसलिए 1960 से मतलब मुगले आजम के बाद उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, आइडिया में थोड़ा सा चेंज रहने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 9 आपको मजेदार तरीके से सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा दिलीप कुमार साहब रियल एक्टर है। और दिलीप कुमार साहब ही नहीं बल्कि मधुबाला जी भी। एक्चुअली मधुबाला जी और दिलीप कुमार साहब की प्रेम कहानी के जो संबंध है वो जब उन्होंने एंट्री की थी बॉम्बे टॉकीज में तब से ही शुरू हो गए थे। और जब 1960 की मुगले आजम शूट हो रही थी, मुगले आजम के दौरान इनके प्रेम संबंध में कुछ खटास आ गई, दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन दोनों ने ब्रेकअप करने के बाद भी अपनी एक्टिंग को एक्टिंग के तरीके से लिया। मतलब प्रोफेशनल वर्क इज अ प्रोफेशनल वर्क, उसमें कोई पर्सनल चीजें हम नहीं ला सकते। इसलिए उन्होंने ये जो मुगले आजम का बेस्ट सबसे अच्छा आज तक का जो इमोशनल सीन है, जो रोमांटिक सीन है, उन्होंने परफॉर्म किया। एक बार देख लीजिए। तकलीफ की ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। खुदा के लिए साहिब आलम शहजाद को रुसवा न कीजिए, आप आका हैं। तो ये जो सीन है उन्होंने वही उसी बेरुखी के दौर में किया, जब वो दोनों आपस में बात भी नहीं करते थे, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से एक्टिंग जरूर की है दोनों ने। कैसा लगा? तो ये थे सारे 9 फैक्ट्स जो आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आए होंगे। अभी भी एक सवाल ये भी आता है कि दिलीप कुमार साहब ने एक भी बेटा या फिर बेटी को नहीं जन्माया, मतलब उनकी एक भी बेटी या फिर बेटा नहीं है, रीजन क्या है? तो जब सायरा बानू जी को एक दिन पूछा गया कि आप किसको अपना बेटा या फिर बेटी मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की जो हेयर्स है वो मुझे दिलीप साहब की तरह ही लगते हैं, और जब भी वो मेरे घर पर आता है तो मुझे अम्मी कहता है और उनको अब्बा कहता है, और साथ में मैं उसके बालों को भी सहलाती हूँ एज ए बेटे की तरह। तो इसलिए वो शाहरुख खान को ही अपना बेटा मान चुके हैं। तो आपको ये सारी बातें जानकर उनके बारे में कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए। बाकी बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो शूट करने के लिए, आपके लिए ऐसे ही मैं फैक्ट्स, ज़बरदस्त फैक्ट्स, नॉलेजेबल फैक्ट्स ऐसे ढूंढ कर आता रहूँगा। बस आपकी प्रेम की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताइए वीडियो जानकर कैसा लगा। बस मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।